हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूपेश शक्ति। वेलकम टू द न्यूक्लियस एकेडमी कन्नौज। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक स्लूप। तो इसको हम बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिक से एडवांस का मीनिंग क्या है कि जैसे क्लास 9 से ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है और ग्रेजुएशन तक जब तक आप पढ़ते रहेंगे जब तक इसका यूज होता रहेगा। बीच में अलग से इंडिविजुअली ये कहीं चैप्टर नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट आज की क्लास के बाद में आपका ना रहे। एक्चुअली इस क्लास का शूट करने का रीजन भी यही है क्योंकि मैं क्लास 12 का एक टॉपिक लेने जा रहा था, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब उसमें टॉपिक को जैसे ही मैं देख रहा था तो उसमें 10 जगह पे कम से कम इसका स्लोप का यूज हो रहा है। अब बार बार आ रहा है कि बच्चों को उसको कैसे हम कन्विंस करें, तो हम ऐसा करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं स्लोप का, जिसमें सारे के सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो जाए। ओके, तो इसी पर्पज से हम लोग आए हुए हैं कि स्लोप का आज की क्लास के बाद में अगर आप क्लास तक आ ही गए हैं तो 15 मिनट रुक जाइए और देखिए क्लास में कि आज के बाद आपका स्लोप का कोई भी डाउट होगा वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे वो स्लोप आपका एक लाइन का हो, एक लीनियर इक्वेशन का हो, या आपको कोई इक्वेशन दी हुई है वहां से स्लोप कैसे निकालना है, या कर्व से आपका स्लोप कैसे निकालना है। अब आपकी फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, हर तरीके के डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, स्लोप। तो स्लोप को हम लोग देखते हैं, स्लोप क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं और यही बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। स्लोप देखिए, स्लोप इन जनरल आप देखोगे बहुत ही बेसिक टर्म से, बिल्कुल बेसिक चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है और 15 से 20 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको स्मॉल m से, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इसका, आप इसको ध्यान रखेंगे। स्लोप m, और ये क्या होता है आपका tan थीटा। स्लोप क्या होता है आपका tan थीटा। इतनी सी बात है, बस इसी बात को हमें समझना है। स्लोप क्या है tan थीटा। अब क्या है यहाँ पे टर्मोलॉजी को देखते हैं। tan तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये थीटा क्या है, इस थीटा को आप देखोगे ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये हो गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये क्या चीज है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, मींस एंगल के बारे में भी हम समझेंगे कि क्या होता है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, और अलग अलग तरीके से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी हमें। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस थीटा से ही शुरुआत कर लेते हैं, या थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्लोप के बारे में कि एक्चुअली स्लोप है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्लोप जो होता है किसी भी चीज का, ये मैक्सिमम टाइम पे अगर आप इसके डीप सेंस में जाएंगे तो ये आपको डायरेक्शन को शो करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने जनरल एग्जांपल में भी देखा होगा कि कोई भी चीज अगर झुकी हुई है, रोड अगर ऐसे ऊपर जा रही है तो आप कहते हैं इसका स्लोप हाई है, ठीक है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम करो। क्लियर, तो ये डायरेक्शन का भी आपको सेंस देता है कि किस डायरेक्शन में हैं आप। अच्छा, डायरेक्शन का और कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि डायरेक्शन का सेंस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का यूज हुआ है। अब एंगल हम समझते हैं किसी भी चीज का, कोई एक रे है अगर 0 एंगल पे है तो ये ऐसी होगी, अगर आप एंगल को बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं एंगल को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो स्लोप का जो रिलेशन है आप समझेंगे तो किससे है, डायरेक्शन से है। ओके, तो वहां से भी हम देखेंगे, समझेंगे चीजों को। ओके, यहाँ पे यूज होगा जब थीटा हम लोग देख रहे हैं, तो थीटा एंगल जो है आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। आप देखोगे एंगुलर, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं कि कोई भी आपने एंगल फॉर्म किया, आप कहोगे एंगल को आप ऐसे मेजर कर लो, या आप कहोगे कि नहीं हम एंगल को इस तरीके से मेजर करेंगे। ओके, तो एंगल जब मेजरमेंट आप करते हैं तो वहां पे दो ही डायरेक्शन होती हैं आपकी। एंगल के मेजरमेंट में कितनी डायरेक्शंस होती हैं, दो। ओके, तो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे थ्योरेटिकल आपका प्रैक्टिकल हुआ था, ये ऐसा वहां पे थ्योरेटिकल चीज है, आपको ऐसा मानते हैं स्टैंडर्ड चीज में, उसी बेसिस पे ही सारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि ये दो डायरेक्शन है और इन दो डायरेक्शन में जो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली ऐसे वाली, अब इसका नाम भी बताएंगे किस क्या नाम है इसका, और एक डायरेक्शन ऐसे वाली, इनको सिर्फ साइन दे दिया गया है। एक को दे दिया है प्लस साइन और एक को दे दिया माइनस साइन। अब स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं हम, एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है
वो पॉजिटिव कब लेंगे आप और निगेटिव कब लेंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, क्योंकि एंगल जब आप देखोगे तो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। ओके, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोगों ने क्लॉक के बेसिस पे डिसाइड की हुई है। अब देखिए क्लॉक के बेसिस पे क्यों, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमती है, तो ये जो डायरेक्शन होती है अगर आप ऐसे देखोगे ये क्लॉक की डायरेक्शन होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंड अगर आप इसके इनवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मींस क्लॉक ऐसे चलती है और आप क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो क्लॉक की डायरेक्शन में चलोगे तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, अलग कोई टर्म नहीं है, ये क्लॉक अपना ही क्लॉक वाला है। तो क्लॉक की डायरेक्शन में चलोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉक की उल्टी दिशा में चलोगे, अगर आप इनवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो पॉजिटिव किसको लेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं क्लॉकवाइज में चल रहा है तो पॉजिटिव ले लें, तो डायरेक्शन सेट है, जो आपका सेट है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो क्लॉकवाइज में अगर आप कभी भी एंगल को मेजरमेंट करेंगे, जैसे ये वाला देखिए, आप कहीं पे भी बना हो आप चला के देखिए, अच्छा हाँ इसी डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को आप प्लस साइन लोगे एंड क्लॉकवाइज को आप कैसा लोगे, माइनस साइन। तो कभी भी अगर आप डायरेक्शन को मेजरमेंट करोगे, आप ध्यान रखिए क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे हमेशा और एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लेंगे, पॉजिटिव में। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमें आगे भी यूज होंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जानकारी है, हमें पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अच्छा, इसको मेजर कहां से किया गया, जैसे हमने थीटा देखते हैं यहाँ पे, अगर पूरा हम देखें कि स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा, अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। स्लोप m हमने देखा जो कि कितना है, tan थीटा, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम, अब इसको अगर आप देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से है, फ्रॉम पॉजिटिव, कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस चीज का ध्यान रखिएगा आपका। ओके, तो किसी भी लाइन का, किसी भी एक लाइन बनी हुई है, कर्व बना होगा तो उस पर टेंजेंट होगी, टर्मिनोलॉजी आगे क्लियर हो जाएगी। मींस जो एंगल आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका मेजरमेंट हमेशा आप कहां से करोगे, ये थीटा वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मींस अगर ये लाइन बनी होती तो हम ये एंगल लेते थीटा या ये लेते, हम इसको लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड से ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप एंगल का मेजरमेंट करोगे किसी भी लाइन का, तो वो आपका जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो एंगल हमेशा कैसे मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई परेशानी है, समस्या है नहीं, दो चीजें हमने सीख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि स्लोप अगर अलग अलग हमें ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है ना, लीनियर ग्राफ दिए हुए हैं, अगर आपको क्या दिए हुए हैं, लीनियर ग्राफ्स दिए हुए हैं। ओके, लीनियर ग्राफ्स दिए हुए हैं, मींस लाइन की इक्वेशंस, लाइन जो है आपकी वो ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में दी हुई है, तो हम स्लोप कैसे देखेंगे। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही आसान है। ओके, कोई भी लाइन दी हुई, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, और अगर आप देखेंगे तो लाइंस आपके ऐसे भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं। तो सभी को हम देखेंगे कि जो स्लोप है हमारा वो किस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसे लाइन दी हुई है तो स्लोप कैसे निकालेंगे हमें समझते हैं। फॉर्मूला हमारा अभी भी वही है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू tan थीटा। क्या है, tan थीटा। और आपने सीखा हुआ था, क्या सीखा हुआ था कि ये थीटा कैसे मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, किधर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। जैसे ये थीटा लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपने ऐसा नहीं किया कि इधर से मेजर कर लिया, कहां से किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। तो हम स्लोप की बात करते हैं एक एक करके कि कभी भी लाइन अगर ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई का मीनिंग क्या है, इस लाइन और इस लाइन में डिफरेंस क्या है, दो जगह क्यों बनाए हुए हैं, आप समझिए। इसको अगर आप देखोगे जो थीटा है, जो आपको थीटा है आपको क्लियरली दिख रहा हुआ, ये 90 से कम है, 90 से कम है, मींस एंगल कैसा है आपका, एक्यूट एंगल। मींस ये जो लाइन है इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अगर वो एक्यूट आता है, थीटा कैसा आता है, एक्यूट। एक्यूट की वैल्यू आप जानते हो, क्या जानते हो एक्यूट की वैल्यू, कि अगर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेके
कहां तक है, 90 डिग्री तक, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल है तो क्या होगा स्लोप, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, एंड इसको अगर आप देखोगे क्लियरली ये आपको दिख रहा है, ये आपका कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। कैसा है आपका, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मीनिंग क्या है, आप अगर इसको समझेंगे कि जो एंगल की वैल्यू है वो आपकी मींस जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी 90 से ग्रेटर होगी एंड लेसर होगी किससे, 180 से। ओके, अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक चीज बताइए, आपको लग रहा होगा कि ये थीटा की वैल्यू है ये कहां से कहां हो सकती है। इस लाइन में देखा कि ऐसी लाइन बनी होगी तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये होगा। या फिर ऐसा होगा कि मान लो ऐसे बढ़ता चला गया और एंगल बढ़ता चला जा रहा है, 180 तक हमने पढ़ लिया। क्या 180 के आगे भी एंगल बन सकता है? आप अगर यहां से देखोगे तो आप कहोगे नहीं। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट मिलने वाले हैं आपको, आप सीखते रहिए, देखते रहिए। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है आप अगर देखोगे, जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां है, आप अगर देखोगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में ही रहती है हमेशा। कहां से कहां रहती है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ही रहती है। ओके, पेन का हम थोड़ा चेंज कर लें। ओके, क्लियर, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो थीटा की वैल्यू यहां से यहां होती है, ये कैसे कैसे प्रूव करोगे, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ थीटा को भी हम समझेंगे, इन पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में आके, कि कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, आप थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, हमने क्या किया, मान लो लाइन यहां से बनाने की कोशिश की ऐसे, फिर ऐसे गए और बढ़ाते गए, ऐसे गए और बढ़ाते गए, ऐसे गए और बढ़ाते गए, ऐसे गए। जैसे आप देखो तो नीचे आ गया 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा जैसे ही करने की आप कोशिश करोगे, इधर देखो ना, इस साइड से वापस ये एंगल बन रहा है, हम तो इसको मेजर करेंगे ना, इसको क्यों करेंगे। जैसे ही लाइन ऐसे आएगी तो एंगल वापस रिपीट होगा कि नहीं होगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होगी। ओके, मींस आप यहाँ पे एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल की ही बात कर रहे होंगे। थीटा यहीं से यहीं तक हो सकता है, हमने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब समझते हैं, अगर थीटा एक्यूट है मींस लाइन इस तरीके की है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आपका 90 से कम बन रहा है, मींस एक्यूट एंगल है, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो स्लोप की वैल्यू है, इस केस में अगर आप देखेंगे कि जो स्लोप m होता है, स्लोप m होता है एक्यूट एंगल के लिए, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, थीटा अगर एक्यूट है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल जो tan थीटा होता है वो कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, इसलिए स्लोप भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर, 10th तक क्लास में आप tan थीटा ये सब चीजें जानने लगते हैं तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज क्लियर हो गई। आप इधर आइए, इस तरीके की लाइन अगर कभी आपको दिखती है, मींस इसमें एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अगर आपका फॉर्म हो रहा है मींस 90 डिग्री से 180 के बीच में एंगल है, तो आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जो स्लोप की वैल्यू होती है, अगर आप स्लोप की बात करेंगे, स्लोप m की बात करेंगे tan थीटा की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मींस आप कहोगे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल अगर है आपका, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। मींस इस तरीके की लाइन अगर आपको दिख रही है कि इससे ज्यादा झुकी हुई है वाई एक्सिस से ऐसे, तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है और वहां पे स्लोप हमेशा हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव भी है वही चीज आपको पता है, कितना चीज है आपका कि tan थीटा है, m इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा। तो इस केस में हम समझ गए, ऐसा ग्राफ बना हुआ तो स्लोप हम निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू हमें मेजरमेंट पता हुआ, हम वैल्यू को यहाँ रख देंगे, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये 30 डिग्री बन रहा होता तो tan 30 आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, ओके, 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लोगे और थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, तो नॉर्मल चीज हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए कि थीटा की वैल्यू हो कहां से कहां सकती है, 0 से 180। अब एक चीज समझिए, एक बारीकी को आप देख रहे होंगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है या फिर इक्वल है, दोनों ही साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर साइन में कोई भी आपको कंफ्यूजन है ये कैसे साइन है, क्या इनका मीनिंग होता है,
तो लास्ट लेक्चर अपना रिकॉर्ड हुआ है ब्रैकेट्स का ये सेट्स करके है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाके उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, मींस थीटा की वैल्यू 180 नहीं हो सकती। अब आप कहोगे 180 नहीं हो सकती, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, अगर लाइन के केस में आप समझोगे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री सेम ही हो जाएगा। क्यों? 0 डिग्री कब बनाएगा? जब लाइन एक्स एक्सिस पे होगी, बिल्कुल ऐसी होगी। 180 का मीनिंग भी वही है, क्यों 180 बनाने की कोशिश करोगे मींस लाइन पूरी कहाँ आनी चाहिए, इसी के ऊपर। तो जब दोनों सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, 0 डिग्री को प्रायोरिटी दे दी कि 0 डिग्री अगर है तो 180 लिखने की नीड नहीं है। जब एक्स एक्सिस की ही बात करेंगे तो हम 180 क्यों लिखेंगे, हम उसको 0 ही लिखेंगे कि एक्स एक्सिस है, कोई एंगल बना ही नहीं रहा है। क्लियर? तो 0 से 180 होगा, 0 इंक्लूड है, 0 हो सकता है लेकिन 180 नहीं हो सकता है। ओके, तो ये थीटा की है वैल्यू। तो यहां से हमने देख लिया एक्यूट एंगल के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ये स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस कैसे? कि जैसे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ओके, एक्स एक्सिस, इसको हम ध्यान से समझेंगे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हैं क्या? एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0 लाइन। किसी ने ऐसे लिख दिया कि y = 0 है, इसका स्लोप बताइए। ये लाइन है, बिल्कुल लाइन है, एक्स एक्सिस एक लाइन है आपकी, इसका स्लोप बताइए। ओके, या फिर इसके पैरेलल में कोई भी लाइन, जैसे ये मान लीजिए ऐसे y = 1, ये y = 2 फॉर एग्जांपल, ऐसे, या ऐसे नीचे बनी हुई है y = -1, y = -2। क्या मीनिंग है इनका? कि y = कांस्टेंट जो लाइन होती है, हम इनके बारे में क्या जानते हैं, राय लिख लेते हैं। ये जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सब क्या है, y = कांस्टेंट लाइन। तो y = कांस्टेंट लाइंस अगर हैं ये, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर x एक्सिस का स्लोप देखोगे यहाँ पे तो थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। ये लाइन बिल्कुल उन्होंने एंगल बनाया ही नहीं, बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल में x एक्सिस पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब ये ऊपर ऐसे इंक्लाइंड होंगी तब तो एंगल बनेगा। जब थीटा 0 डिग्री ही है तो ध्यान समझिए, थीटा 0 है तो tan थीटा कितना होगा, tan 0 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 0 कितना होता है, 0। मींस जो स्लोप है, जो m है, जो स्लोप है, वो कितना होगा आपका, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। स्लोप अगर यहां से आप देखोगे तो स्लोप कितना होगा आपका, स्लोप m जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि कोई भी लाइन, ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस हैव स्लोप इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इनका स्लोप कितना होगा आपका, 0 ही डिग्री होगा। तो ये 0 डिग्री स्लोप किसका किसका होगा, ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल में, इंक्लूडिंग x एक्सिस। मींस अगर वो खुद ही x एक्सिस भी है तब भी ऐसा नहीं कि x एक्सिस का ही स्लोप 0 होता है। x एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी लाइंस आप बनाओगे, क्योंकि उनका थीटा ही 0 है, क्लियर है, तो वो कैसी आपका स्लोप उनका कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आप देखोगे तो वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वो इक्वेशन दिखेंगी कैसे, वो इक्वेशन आपको दिखेंगी y = कांस्टेंट टाइप की। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड चीजें हैं, क्लियर। तो कभी भी y = कांस्टेंट टाइप की आपको लाइन दिख रही है, इक्वेशन दिख रही है, लीनियर इक्वेशन, तो उसका स्लोप हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? y = 0 है तो उसको x एक्सिस बोल देंगे, उसके अलावा कुछ है तो उसके पैरेलल में लाइन बन जाएगी। सिमिलरली अब हम यहाँ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इधर देखते हैं। ये जो है, ये क्या, कौन सी एक्सिस है हमारी, x एक्सिस है। इसको देखोगे ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर? चलिए तो इसमें समझते हैं हम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अच्छा, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को समझेंगे तो हम मान लीजिए कि ये बनी हुई लाइन है तब तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अगर इसकी इक्वेशन लिखी हुई तो पता लगा तब पहचान ही नहीं पा रहे। उसने कह दिया आपसे कि y = 2 एक लाइन है, लाइन तो है बिल्कुल हम जानते हैं, इसका स्लोप बताइए, अब तो ढेर हो जाएंगे। और ये बाकी हम अभी देखेंगे पीछे कि अगर लाइन की इक्वेशन दी होती तो स्लोप कैसे निकालते हैं, क्लियर, तो समझेंगे। लेकिन ऐसी लाइन में कंफ्यूजन हो जाती है, क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि y = कांस्टेंट, मींस x का टर्म ही नहीं है। तो ये जो है आपका, ये x एक्सिस होगी या फिर उसके पैरेलल लाइन होगी, तो उनका स्लोप क्या होगा, डायरेक्ट हम बोल देंगे 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना होगा उसका, 0, क्योंकि वो लाइंस x एक्सिस के पैरेलल में है। ऐसे अगर हम इस टाइप की लाइंस देखेंगे
तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। एक्स एक्सिस से एंगल कितना दिख रहा है आपका 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, और उसके पैरेलल में है तो सब 90 डिग्री बना रही होंगी। क्लियर। अब एग्जांपल के लिए समझोगे इसकी इक्वेशन क्या होती है वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो होती है x इक्वल्स टू 0 लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x इक्वल्स टू 0 लाइन ये किसकी इक्वेशन होती है वाई एक्सिस की। क्यों होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाई एक्सिस पे आप कभी भी जाओगे तो x हमेशा क्या रहता है 0 रहता है, इसलिए वही इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू 0 लाइन। ओके, ये सब कैसी इक्वेशंस होंगी, ये सब भी ऐसी होंगी x इक्वल्स टू 1 लाइन, x इक्वल्स टू मान लीजिए 2 लाइन, इधर आएंगे नेगेटिव साइड में तो क्या होगा x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2 लाइंस, इस तरीके की लाइंस होंगी ये। तो मींस इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा हुआ बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कलर चेंज करके इसको लिख दे रहे हैं, ओके ग्रीन से लिख देते हैं। देखिए समझिए, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइंस। तो कभी भी अगर आपको x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन दिख जाए, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट तुरंत समझ जाओगे कि x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। y एक्सिस x से कितना एंगल बनाती है, क्योंकि ना ये एंगल ऑब्ट्यूस है ना एक्यूट है, स्पेशल केस है दो। आपने देखा हुआ ना, आपने एक्यूट के केस पढ़ लिए 0 से 90 और 90 से 180 पढ़ लिए ऑब्ट्यूस, 0 को ना पढ़ा ना अभी 90 को पढ़ा, तो ये स्पेशल केस है दो को अलग से हम देख ले रहे हैं। तो 0 केसेस वाले ये केस बनेंगे आपके, और 90 डिग्री के ये केस बनेंगे कि y एक्सिस या फिर y एक्सिस के पैरेलल में लाइन। ओके, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन। अब आप देख रहे हैं छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। तो अगर हम सही से समझेंगे तो मैथ बढ़िया से समझ में आएगी, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वाकई हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा यूज होता है, छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन कभी भी हमें दिखेगी तो उस केस में आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। क्यों हो जाएगी, आपको सामने ही दिख रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम जानते हैं स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, कितना होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस अनडिफाइंड। तो आप इस केस में बोलोगे तो इस केस में जो इसका स्लोप हो जाएगा m वो कितना होता है इन्फिनिटी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं आप अनडिफाइंड। मींस जो आपका स्लोप है वो कैसा है अनडिफाइंड है, मींस आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। इन्फिनिटी वैल्यू, इन्फिनिटी तो वैसे ही अनडिफाइंड टर्म है अपने आप में। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो कभी भी आपको x इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1 मींस x इक्वल्स टू कुछ दे दिया, x इक्वल्स टू 0 ही दे दिया आपको। क्लियर, तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड केस है, वैल्यू कुछ भी उससे मतलब नहीं है हमें। क्लियर, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप की है तो उसका डायरेक्ट आप स्लोप बता दोगे, क्या बता दोगे कि ये कैसा है आपका अनडिफाइंड है, स्लोप कितना है इन्फिनिटी अनडिफाइंड। एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो स्लोप कैसा होगा आपका 0 होगा। एक्यूट के लिए कैसा होगा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस के लिए कैसा होगा नेगेटिव। तो चारों चीजें क्लियर हो गई। क्लियर, एक्यूट के लिए पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस के लिए नेगेटिव, एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल के लिए 0, वाई एक्सिस या उसके पैरेलल के लिए पॉजिटिव। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं, वो आपका बेसिक चीज कंप्लीट हो गई। स्लोप में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, बस लास्ट में ही है। अब स्लोप में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको 2 पॉइंट्स दे दें, ठीक है ना, क्या दे दें 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो 2 अलग अलग आपको अगर पॉइंट दे दिए गए, जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, आपको एग्जांपल में कुछ वैल्यू दे देगा 2, 3 करके। एक पॉइंट है B और ये क्या है x2, y2। तो आपसे कह सकता है कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, या आपसे कहे इन 2 पॉइंट से बनने वाला एक लाइन सेगमेंट, उसका स्लोप क्या होगा। तो अगर कभी भी ऐसे आपसे कहता है कि 2 पॉइंट, देखिए कि ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है ना, इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, आप देखो कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, 2 गिवन पॉइंट होंगे, तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप m, क्लियर है कि नहीं, m क्या होता है tan थीटा होता है। तो ये तो चीजें हम जानते ही हैं, स्टार्टिंग यही सीखी थी, वही चल रहा है हर जगह पे tan थीटा। और tan थीटा क्या आता है इस केस में y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
इतनी सी बात है बस। y में से y माइनस कर दो, x में से x माइनस कर दो, डिवाइड कर दोगे तो यही क्या आ जाएगा आपका स्लोप। तो दो अगर आपको पॉइंट गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप क्या करिए, स्लोप निकालिए, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y में से y गया, x में से x गया। यहां से एक बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाली है, उसको जरा देखते हैं। अब इसकी हम प्रूविंग देख लेंगे, स्लोप बना कैसे आया ये स्लोप। ओके, उसी के लिए डायग्राम बना हुआ है, लेकिन एक बहुत ही एक अच्छी चीज यहां से मिलने वाली है, जरा उसको हम देख रहे हैं। इसको अगर आप देखोगे, ये जो लिखा हुआ है ऊपर y2 माइनस y1, ये है चेंज इन y, तो इसको लिख सकते हैं dy मींस y में चेंज, x2 माइनस x1 मींस x में चेंज, तो dx, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो आप इस टर्म से बहुत ही ज्यादा परिचित हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक और कहानी पता चलेगी, जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो तो ये सब चीजें तो जानते ही हो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका स्लोप निकालने के लिए अगर उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो भी आपको क्या देगा? स्लोप। ओके, तो डिफरेंशिएशन भी आपको क्या देता है? स्लोप। तो ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx। क्लियर? तो इसको अभी हम थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, आगे हम इससे बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई। लेकिन जो स्लोप है उसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, कि अगर आप किसी को डिफरेंशिएट कर दो, अगर आपको आता है 11 12th में तो डेफिनेटली आपको आता ही होगा, आप जैसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? स्लोप की। ओके, चलो जरा इसको हम देख लेते हैं, इसकी प्रूविंग देख लेते हैं कि अगर दो पॉइंट्स हमें पता है तो ये स्लोप ऐसे कैसे हो गया। चलिए समझते हैं। अच्छा, स्लोप होता क्या है? जैसे मान लीजिए पहले देख लो, एक पॉइंट ए है, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट x1, y1 है, और एक पॉइंट बी जो गिवन था वो मैंने मान लिया x2, y2, वो यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनसे मिलने वाली जो लाइन है हमने उनको ज्वाइन किया और आगे पीछे से बढ़ा दिया। इनसे चलने वाली जो लाइन है, इनसे पास होने वाली जो लाइन है, उसका स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे? अब हम जानते हैं स्लोप तो होता है tan थीटा, इतने ही आप जानते हैं। स्लोप कितना होता है? tan थीटा। और थीटा क्या लेते हैं? समझाया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आपने एंगल फॉर्म किया उसका क्या ले लोगे? tan थीटा। तो अगर यहां से आप कहोगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो स्लोप है m वो क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू किसी तरीके से आप x1 x2 में निकालो तो काम हो जाएगा, यही होता है स्लोप। तो हम लोग प्रूफ देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, और वहीं से ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं, हम इतना जानते हैं। अच्छा चीज बताइए, ये जो लाइन है इसी के पैरेलल में ये लाइन बनी हुई है। अभी रुक जाइए, थोड़ा उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। ये तो हमें इतना क्लियर हो गया, अब इसको देखते हैं। ये पॉइंट x1, y1 है, ये x1, y1 बना कैसे होगा? आपने कहा कि x एक्सिस में आप मूव किए होगे कितना? x1, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और y में आप मूव किए होगे y1। जब ये वाली डिस्टेंस y1 होगी और ये वाली x1 होगी, तभी तो ये पॉइंट आया होगा आपका x1, y1। x2, y2 कैसे बना होगा? तो आप कहोगे कि ओरिजिन से आप यहां तक आओगे तो ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी x2, एंड यहां से लेके यहां तक अगर आप ऐसे चले जाओगे ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? y2। तो ये पॉइंट बना होगा। पॉइंट ड्रॉ करने आते हैं, इतना हम मान के चल रहे हैं आपसे, क्योंकि आप क्लास 10th या 11th 12th के स्टूडेंट हो गए। तो ये पॉइंट कैसे बना? ये x1 चले, ये y1 चले, तो ये x1, y1। इसको देखिए आपने बी वाले पॉइंट को, ये x2, y2, यहाँ पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। इस ट्रायंगल को जरा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? अब हमने क्या किया, इसको मान लिया ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। इसलिए देखो, ये लाइन और ये लाइन अगर आपकी पैरेलल आपने ड्रॉ करी हुई है, तो पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपका? थीटा। ये एंगल भी कितना फॉर्म होगा? थीटा। ओके, तो इस ट्रायंगल से धीरे से कहां? इस ट्रायंगल में पहुंच गए। अब इस ट्रायंगल की साइड को फिल कर लो, देखो हो जाएगा। ये थीटा था तो हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचे, इस ट्रायंगल को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां से यहाँ x2, यहां से यहाँ x1, तो इनके बीच में कितना? इनके बीच में अगर आप देखने की कोशिश करोगे
तो इनके बीच में कितना आप कहोगे x2 माइनस x1। क्या कहोगे x2 माइनस x1, कि x2 में से ये पूरा था x2, ये था x1, तो पूरे x2 में से इतना माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा। बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप अगर देखने की कोशिश करोगे, पेन थोड़ा ज्यादा ही आपका डार्क हो गया यहाँ पे, इसको देखने की कोशिश करोगे, देखो पूरी लेंथ कितनी है यहाँ तक y2 और इतनी कितनी है y1, तो पूरी लेंथ में से इतना माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगी, तो ये कितना है y2 माइनस y1। चलिए बढ़िया, हाईलाइट भी हो गया, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमने देखा कि इतना पोर्शन ये क्या हो गया y2 माइनस y1, कैसे पूरा था y1, इतना था y1, तो ये भी y1 होगा, तो y2 से y1 माइनस कर दिया, यही तो बचा। पूरा था x2, x1 माइनस कर दिया, तो यही तो बचा x2 माइनस x1। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आप समझते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे, अगर tan थीटा अगर लगाओगे तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, मींस y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर है और बेस कितना है x2 माइनस x1। तो ये स्लोप में ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसे बना, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अभी तक स्लोप हम क्या देख रहे थे tan थीटा, अब tan थीटा जो है तुरंत आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अचानक से, तो अचानक से नहीं, वो विधिवत अपने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा होता ही क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की है। ओके, तो प्रूविंग देख ली हमने, समझ ली है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए और जानते हैं dy बाई dx क्या होता है, आपका स्लोप होता है। ओके, तो बेसिक चीजें हमने यहाँ पे सीख लेंगे। अगर दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ से एक चीज और समझ में आई है कि स्लोप बराबर हो सकता है dy बाई dx। देखो कहानी कहाँ जुड़ रही है, यहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक आ गए हम, डिफरेंशिएशन तक। सब स्लोप है, स्लोप है तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, m होता है tan थीटा और tan थीटा बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं और कोई कर्व है अगर, और डिफरेंशिएशन आप करना जानते हैं तो आप dy बाई dx भी निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये dy किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस इन y, और dx किसको कर रहा है, डिफरेंस इन x। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, जिसकी वजह से इतनी कहानी करी हुई थी। तो अभी हमने क्या देखा लाइन के बारे में, कि अगर लाइन का ग्राफ बना हुआ तो स्लोप कैसा कैसा क्या क्या चलेगा। अब हम देखते हैं कर्व में क्या होने वाला है। ओके, कि अगर कर्व दिया हुआ है इस तरीके से तो स्लोप में क्या हो रहा है, जल्दी ही कोशिश करें, खत्म हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं चीज है, समझिए इसको। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि आपको कोई कर्व दिया हुआ है, फिर हम देख रहे हैं वहां पे स्लोप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्या दिया हुआ है कर्व, एक लाइन नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है कर्व, तो हम इसका रिलेशन कहाँ देख रहे हैं, स्लोप के साथ में, ठीक है। अब समझिए, सिर्फ समझने की बात है, बहुत कुछ रटने की बात नहीं है, सिर्फ देखिए आप। लाइन में क्या होता था कि पूरी लाइन आपने बना दी, ऐसे मान लीजिए ऐसी एक लाइन यही देख लीजिए, आप पहले वाली देख लीजिए। तो लाइन को अगर आप देखोगे तो लाइन जो है उसका एंगल जो यहाँ होगा वो यहाँ, हर जगह पे कहीं एंगल चेंज हो रहा है क्या, कहीं भी चेंज हो रहा है, हर जगह पे अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, क्योंकि यही तो मेन चीज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना झुका हुआ है, स्लोप का मीनिंग है झुकाव कितना है, उसी से बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर जगह पे सेम रह रहा है, तो स्लोप भी पूरी लाइन का हर जगह पे सेम रहता है। लेकिन जब अगर कर्व के केस में आ जाओगे तो वो पूछेगा आपसे कि स्लोप कहाँ बताना है। लाइन में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्लोप बताना कहाँ पे है, क्योंकि एक लाइन का जो स्लोप फिक्स है हर जगह पे वही है। कैसे वही है देख लो आप, ये लाइन बनी हुई है, मान लीजिए थोड़ी बढ़िया बना देते हैं लाइन। मान लीजिए ये लाइन बनी हुई है, ओके, देखिए अगर ये लाइन बनी हुई है तो चाहे आप यहाँ स्लोप देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं पे भी देखो, हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो, ये एंगल भी जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, हर जगह पे एंगल क्या होंगे, सेम ही होंगे, आपको दिख भी रहा होगा। और इससे प्रॉपर्टी भी हमें पता चलती है कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनके स्लोप सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी आप जाओगे तो हर जगह पर आपको थीटा सेम मिल रहा है, तो tan थीटा भी सेम होगा। लाइन केस में तो क्लियर है, सीधा पूछता स्लोप कितना है इस लाइन का, तो हर जगह भी रहने वाला है। कर्व में देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखा तो लाइन यहाँ पे कर्व यहाँ पे बनाओगे कैसे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो कर्व है, हर जगह पे झुकता चला जा रहा है, झुकता चला रहा है। देखो इधर ऐसे ज्यादा था, चलते 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 एकदम कम हो गया, फिर ऐसे झुकने लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखोगे
इस पॉइंट पे आओगे आप तो यहां से अगर मान लो इस पॉइंट से हम एक लाइन बनाने की कोशिश करें, इसको टेंजेंट बोलते हैं। कर्व पर किसी पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ओके, क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो किसी इस पॉइंट पर आप जब टेंजेंट बोलें तो आप समझ जाइएगा कि उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन आपने बनाई हुई है। तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो उसका एंगल दूसरा होगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे बनाया तो दूसरा है, इस पॉइंट पे बनाया तो दूसरा एंगल, इस पॉइंट पे बनाया तो दूसरा है, इस पे बनाया तो दूसरा है। क्लियर? तो हर एक पॉइंट पे आप देखोगे एंगल आपका चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग एक कर्व का अगर आपसे स्लोप पूछेगा तो सिर्फ ये नहीं कह देगा कि आप स्लोप बताइए इस कर्व का, आपसे पर्टिकुलर वो कहेगा, क्या कहेगा कि इस पॉइंट पे बताइए। तो कभी भी आपको अगर एक कर्व दिया होगा तो पॉइंट पे आपसे स्लोप पूछेगा, तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप पूछेगा तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे और उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बनाया हुआ है वो हम देख लेंगे और tan थीटा निकाल देंगे। क्लियर? तो इस लाइन का अगर हम स्लोप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? tan थीटा 1। ठीक है, तो मींस इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर इसका स्लोप कितना है? tan थीटा 1। और आगे बढ़े, यहां पे देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है? थीटा 2, तो tan थीटा 2 हो गया। यहां पे देखा तो 0, तो एक ही कर्व है, एंगल आपका धीरे धीरे देखो ये क्या हो रहा है, पहले एंगल ज्यादा था तो थीटा की वैल्यू ज्यादा थी, फिर कम हुआ, कम होते होते 0 हो गया। इधर देखोगे ये तो ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, पहचानते होगे तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव भी हो गया। तो एक ही कर्व में हमें देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया कि पॉजिटिव एंगल था, कम होते होते 0 हो गया, 0 से नेगेटिव भी हो गया। तो कर्व में क्या होगा कि स्लोप जो होगा वो चेंज होगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं? बहुत क्लियर करो इस बात को कि कर्व जब भी दिया होगा तो पूरे कर्व का स्लोप नहीं होता है, किसी पॉइंट का होता है। वो बताएगा आपको कि इस कर्व का स्लोप बताइए x2 पर, इस कर्व का स्लोप बताइए x3 पर या फिर x4 पर या x1 पर। जिस पॉइंट पे पूछेगा आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट जितना एंगल बनाएगी उसका tan थीटा ही क्या होगा? उस पॉइंट पर स्लोप। तो ये कहानी हो गई कि यहाँ पे हमने टेंजेंट बना लिया और ये सब काम कर लिया। ठीक है, अब ग्राफ दिया होता तो हमने बना लिया, एंगल मान लिया, आ गया। अगर फंक्शन दिया होता तो क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू fx, मान लीजिए एक फंक्शन, इसका इक्वेशन ही ऐसे दे दिया। अब वो कहता कि स्लोप बताइए, क्या बताइए? स्लोप m बताइए। तो कहां पे बताना है? एट x इक्वल्स टू मान लीजिए x1 पर। तो कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं? अब इक्वेशन अगर दे दी, ग्राफ नहीं दिया है तो कैसे स्लोप निकालो, क्या करोगे? कर्व केस में देखो अब हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं आप। dy बाई dx अभी जस्ट पीछे देखा हुआ था। तो इस कर्व जो लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको क्या कर दोगे आप? डिफरेंशिएट dy बाई dx। देख रहे हो सारी कहानी लीनियर से लेके कहां से शुरू किया था, कर्व तक पे सब कहानी जुड़ी हुई है। तो कहां पे किसका एप्लीकेशन है वो अपनी जगह ले लेता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का काम ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? इस जो भी कर्व की इक्वेशन दी होगी ग्राफ से तो निकाल ही लोगे, आप क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वहां पे x की जगह पे क्या रख दोगे? x1, और जो भी वैल्यू आ जाएगी उसी को क्या बोलेंगे हम? स्लोप। उसी को क्या बोलेंगे? स्लोप। तो इस चीज को भी समझिए। क्लियर? ये डंडा क्यों बनाया हुआ है? बस ये बताया हुआ कि डिफरेंशिएट कर दो और उसमें अगर x बचता है तो x की जगह पे क्या रख दोगे? x1। तो जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगी? आपकी स्लोप हो जाएगी। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे हम समझ गए कि जो कर्व होता है उसका एक स्लोप नहीं होता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होते हैं और वो आपके चेंज होते रहते हैं। ओके, अच्छा इस चीज को देखिए थोड़ा सा, ये जो कर्व है ये थोड़ा स्पेशल चीज है। यहां से यहां तक देखने की कोशिश करो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से देखने की कोशिश करो। ऐसे इसको देखोगे ये क्या है? ऐसे ऊपर गया फिर नीचे गया, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। मींस ऐसे ऐसे इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला। इस टाइप की शेप अगर कभी मिलेगी इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होता है समझिए कि पहले स्लोप ज्यादा था, एंगल ज्यादा था, फिर देखो ऐसे और झुका, कम हुआ, इधर जाके 0 हुआ, फिर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो डाउनवर्ड पैराबोला में जो स्लोप होता है वो क्या होता है? कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं। और ऐसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए, अपवर्ड पैराबोला होता तो क्या करते आप? इधर से देखते तो स्लोप कैसा आता है? ऐसे नेगेटिव एक्सिस होती, फिर देखते फिर और कम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर प्लस में और बढ़ गया। तो अपवर्ड पैराबोला होता तो स्लोप कैसा जाता? बढ़ता हुआ जाता। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कि हम कैसे याद करेंगे, क्या बता दिया आपने, कैसे लिखे, बस सुन लीजिए। ठीक है ना? कभी इसका जब एप्लीकेशन आएगा तो आप चीजें समझ जाओगे।
ओके, आप देख लोगे स्लोप कैसे बनाते हैं, बस इतना समझिए, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना लो, देख लो एंगल की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी, 0 से 90 तक बढ़ेगा, 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं क्या होगा, थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, थीटा कम होगा तो स्लोप भी कम होगा। ओके, एक्यूट एंगल के केस में हम ये देख लेंगे। तो कर्व केस में क्लियर हो गया, समझ लिए चीजें क्या होती हैं। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लीजिए लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, तो कैसे बताओगे कि स्लोप क्या होगा। ओके, तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए हमें लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, ओके, तो इक्वेशन अगर आपको दी गई है, कर्व बनाया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज को देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी गई है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी गई है, तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ही है एक लाइन की इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है लीनियर की, सभी लोग जानते हैं, ax प्लस vy प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट की दिखती है तो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अगर हमें मान लीजिए इसका स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप, तो कैसे निकालेंगे, हमने लाइन से तो देख लिया था, सारे टाइप के देख लिए कि लाइन ऐसी बनी होगी तो क्या होगा, ऐसी बनी होगी तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में या उसके पैरेलल में होगी तो क्या होगा, वाई एक्सिस या उसके पैरेलल में होगी तो क्या होगा, ये सब तो हम देख ही चुके हैं। ओके, उसके बाद कर्व पे भी देख लिया कि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता है, जहां चाहिए होता है वहां टेंजेंट बनाते हैं। अब हम आ रहे हैं कि अगर इक्वेशन दे दी तो क्या होगा। देखो कर्व वाले में इक्वेशन समझ चुके हैं हम, कैसे इक्वेशन दी होगी तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है कहां पूछ रहा है, तो वो आपको बताएगा, उसकी वैल्यू रख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन दी हुई तो कैसे करेंगे, समझिए, बहुत ही आसान चीज है। आप क्या करोगे, इसको सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखना है ये देखिए ध्यान से। तो आप क्या करिए कि y वाले टर्म को एक साथ और बाकी सबको अलग भेज दो। तो y वाला इधर छोड़ दिया, बाकी सबको उधर लेके गए, तो ये क्या हो गया, माइनस का x माइनस का c, एंड y इक्वल्स टू आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन b x और माइनस का c अपॉन b। b को इधर हमने किया, उधर जैसे ही भेजा मल्टीप्लाई था, उधर डिवाइड हो गया, अलग अलग वहां पर पहुंच गया। कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, हमेशा सबसे पहले आप उसको y इक्वल्स टू बना लोगे। y इक्वल्स टू का मीनिंग y का कोएफिशिएंट 1 बना लोगे। पहले से ही 1 है तब टेंशन की बात नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है तो उधर भेज दो। जैसे ही आप इतना काम कर लोगे, जैसे ही आप इतना काम कर लोगे, इतना काम कर लोगे तो देखोगे यहाँ पे कि जो ये x का कोएफिशिएंट होता है, x का मींस x के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा होगा उसको बोलते हैं x का कोएफिशिएंट। x के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होगा यही होता है हमारा स्लोप, यही क्या होता है हमारा स्लोप। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके, तो आप कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन दी हुई सबको उधर भेज दो, y को नहीं रहने दो, क्लियर। और y में अगर कुछ मल्टीप्लाई है उसको भी भेज दो डिवाइड में करके। जैसे इतना काम कर लो उसके बाद आप देखोगे कि x के जो भी आपके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। और ध्यान रखिए चीज यहाँ काम की नहीं, लेकिन समझ लीजिए जो बचा हुआ चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बचा हुआ चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, y एक्सिस इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म देखिए y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस में वो लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ओरिजिन से कितनी दूर पे कट कर रही है, ऊपर या नीचे, तो यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है। तो y इंटरसेप्ट हमारे काम का ये चीज है कि y इक्वल्स टू बना लो, x के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ वही क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। ओके, इसीलिए देखो कभी कभी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की, आप यहाँ से देखेंगे, आपसे कहता भी है बहुत, क्योंकि फेमस है, क्योंकि इसमें देखो अगर ऐसी लाइन की क्वेश्चन लिखी हुई तो ये स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, इसलिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आपसे कहता है जैसे ये लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म, आपसे कहेगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो, आप क्या करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तो हम जानते हैं क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरीके से लिखा जाता है इस टाइप की इक्वेशन। तो m क्या है, स्लोप है, और जो यहाँ पे c है वो क्या है, y एक्सिस इंटरसेप्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, इंटरसेप्ट। क्लियर। तो ये क्या है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, हर तरीके से आप देख लोगे तो x y सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अगर x y ना हो मीन्स कैसे, आपको मान लो ऐसे कुछ दे दे कि x इक्वल्स टू 2, इसका स्लोप बताइए, या आपसे कह दे कि y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी तो लाइन की इक्वेशन है, इसका स्लोप बताइए। तो डरने की बात नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको देखोगे ये तुरंत ये क्या है, अरे ये तो पैरेलल टू y एक्सिस है कि नहीं, तो y एक्सिस हो या पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन हो, तुरंत बता दोगे कि जिसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है आपका,
अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है या फिर क्या है, अनडिफाइंड है। क्लियर है? और जैसे ही आप इसको देखोगे समझ गए होगे अब तक तो कि y+3, इसको अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, y = -3, ये भी y = कांस्टेंट। तो अकेला अगर वेरिएबल पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है, अकेला वेरिएबल लिखा हो तो वो स्टैंडर्ड चीज होगी, आप लोगों को सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता होगा। तो y = -3, ये तो y = कांस्टेंट है। y = कांस्टेंट का मीनिंग ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। x एक्सिस खुद हो या उसके पैरेलल में कोई भी लाइन हो, तो उसका स्लोप हमें पहले से ही पता होता है कि जो स्लोप है m, सब चीजें सीख चुके हैं, वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? तो ये भी चीजें हम जानते हैं, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो, तो कोई भी इक्वेशन हो, चाहे कर्व हो, डिफरेंशिएट कर देंगे, पीछे सीखा हुआ है ऐसी है तो y = हम ऐसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे और कंपेयर कर देंगे कि x का जो कोएफिशिएंट वही क्या होगा, स्लोप होगा। ओके, और ध्यान रखिएगा हम चीजें सीख चुके हैं कि स्लोप कभी भी नेगेटिव दिखे, स्लोप नेगेटिव दिखे इसका मीनिंग है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कैसा है, ऑब्ट्यूस है, और स्लोप पॉजिटिव दिखे इसका मीनिंग कैसा है, वो एक्यूट है। ओके, तो क्लास आज की हम यही रखते हैं। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब कोई भी आपका डाउट स्लोप से रिलेटेड नहीं रहा होगा। क्लियर? कोई परेशानी है? 2 पॉइंट को जरा देख लेते हैं चलते चलते। आपको बताया था, मैंने बताऊंगा तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि 2 लाइंस आपकी पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइन है, तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, तो उनके जो स्लोप होते हैं वो स्लोप कैसे होते हैं, स्लोप जैसे एक का मान लीजिए m1 स्लोप है, वो इक्वल होगा दूसरी लाइन के स्लोप के, वो मान लीजिए m2 है। तो अगर आपकी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर वहीं पे कंडीशन आप देखोगे, कभी भी आपसे कह दे कि 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है आपका -1। जनरल प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हम जानते हैं पैरेलल में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर वो पैरेलल ही है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, इसका मतलब स्लोप भी सेम होगा। परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी, m1 * m2 = -1। आपको ऐसे याद रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते हुए चलिए, रटने की कोशिश मत करिए। मैथ जो सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा अलग होता है बाकी सभी से, क्योंकि जब मैथ को आप पढ़ते हैं तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, चीजों को सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि सारी चीजों का आपका लॉजिक मिल जाएगा, कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। जब लॉजिक देखोगे, उनकी प्रूविंग देखोगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आप सोचना सीख जाओगे और आप बढ़िया से हर चीज में आप सोच पाओगे उस चीज को। क्लियर है? तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, और आज की क्लास में जो भी पढ़ा हुआ है आप उसको बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, हम समझते हैं। तो अगर डाउट आपको होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।